हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। आप सभी का स्वागत है भाई। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एस एस सीजीएल टीयर 2 के जो पेपर सेट है वो डिस्कस कर रहे हैं, वो भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। और आपको पता होगा कि नवंबर में इसका एग्जाम है, तो पढ़िए ध्यान से। एक्चुअल में है क्या, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, नवंबर में एग्जाम है और हमको क्रैक करने के लिए ना रेलिवेंट स्टडी की ज़रूरत है। रेलिवेंट स्टडी से मतलब क्या है कि हमें फालतू की चीज़ें ना पढ़ते हुए रेलिवेंट चीज़ें पढ़नी चाहिए। मतलब कहने का क्या है कि बहुत सारे लोग इस तरह के क्वेश्चंस कराते हैं जो कि स्टूडेंट्स का मोरल डाउन करते हैं, उनका जो है ना सोचने का तरीका चेंज कर देते हैं वो, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। उसकी ज़रूरत क्यों नहीं है, उसका मैं रीज़न बताता हूँ कि अगर एग्ज़ाम 100 नंबर का 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, 200 नंबर का मार्क्स 200 नंबर का पेपर आता है, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर हर क्वेश्चन की जो मार्किंग होती है 2 नंबर की होती है। अगर 100 में से 10 क्वेश्चन आपको ऐसे लगते हैं मुश्किल हैं, तो लेकिन 90 तो आपके लिए हैं करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुश्किल क्वेश्चंस आते हैं यार, इतने मुश्किल क्वेश्चन कभी नहीं आते, फालतू के क्वेश्चन जो चल रहे हैं करवाने वाले हैं ना। तो हमें स्टार्ट करते हैं रेलिवेंट क्वेश्चंस के थ्रू, अपना स्टार्ट करते हैं जो जैसे कि क्वेश्चन मेनली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या है भाई पहला क्वेश्चन? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन और टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसके लिए दो तीन चीजों की आपको जरूरत है। पहली चीज क्या, समझा देता हूं मैं आपको थोड़ा सा। देखो, कॉस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। पहला फॉर्मूला ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सेकंड, इसमें कौन सा पता होना चाहिए आप लोगों को? देखो, जैसे ये है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू है, तो उसको दो पार्ट में मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ, 1 + tan² और 1 + cot²थीटा। तो 1 + tan² जो होता है वो होता है sec²थीटा। ये सबको पता होता है वैसे, बेसिकली मैं बस लिख देता हूँ फिर भी आप लोगों को, क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोगों को कोई चीज़ रह ना जाए जो ऐसी हो कि आगे काम आने वाली है हम लोगों के। ठीक है, तो ये बहुत काम आता है। यहाँ से मुझे देखो क्या मिलेगा, अगर मैं इस की वैल्यू रख दूँ यहाँ पे उठा के, तो मुझे मिलेगा 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, और यहाँ मुझे मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है? वैल्यू पुटिंग वगैरह मत करना है इसमें, ऐसे ही करना जैसे बता रहा हूँ। और देखो, यहाँ से मुझे अंदाजा भी लग गया कि ये -3 आ रहा है, तो उत्तर -3 आने के चांसेस हैं। फिर भी मैं चेक करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, -3 tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ हमें देखो क्या मिल जाएगा, 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा। दिख गई आसानी से? तो हमें देखो क्या मिलेगा फाइनली, -3 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ ऊपर क्या मिल जाएगा, sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। डिवीजन में क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा ऊपर, नीचे क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, क्या आंसर मिल जाएगा, -3। ठीक है, पहले क्वेश्चन का जो आंसर मिलेगा वो कितना मिल जाएगा भाई, -3 मिलेगा। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा सब लोगों को। ठीक है, कुछ भी नहीं है, दो तीन चीजें हम लोगों को समझनी है, दोनों तीनों चीजों को आप समझना ध्यान से। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे? कह रहा है कि टू अलॉय कंटेन्स टिन एंड आयरन इन द रेशियो 1:2 and 2:3. If the two alloys are mixed in the proportion of 3:4 respectively by weight, the ratio of tin and iron in the newly formed alloy is. जब भी इस तरह के क्वेश्चंस तुम्हारे सामने आए, तो जो तरीका बता रहा हूँ ना वो तरीका अप्लाई करना हमेशा, उसके अलावा कोई और तरीका मत अप्लाई करना। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करेगा और बहुत जगह काम करेगा आप लोगों के लिए। देखो कैसे मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट अलॉय की बात कर रहा है और सेकंड अलॉय की बात कर रहा है। ठीक है, दो अलॉयज की बात कर रहा है, और अलॉय के अंदर यानी मिश्र धातु के अंदर क्या क्या है, टिन और आयरन। टिन है और आयरन है। ठीक है, यहाँ पर पहले वाले में जो रेशो दे रखा है वो दे रखा है मुझे 1:2। ठीक है, दूसरे वाले में जो रेशो दे रखा है इनका 2:3। अब आप लोगों को करना क्या है, बस ये समझो थोड़ा ध्यान से। पहला स्टेप क्या करना होता है, जब भी हमको ये मिक्स करने होते हैं और कोई रेशो हमको दे रखा होता है, तो आपको हमेशा इनकी पहले क्वांटिटी बराबर करनी होती है। यानी कि जो इनकी मात्रा है वो बराबर करो। यानी कि देखो, ये है ऊपर 2 और 1 3, नीचे है 3 और 2 5। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, 5 से गुणा करूंगा, और यहाँ पे मैं कितने से गुणा करने वाला हूँ, 3 से गुणा करने वाला हूँ। मैंने इनकी क्या कर दी, क्वांटिटी को बराबर कर दिया। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या करोगे तुम लोग कि
ये किस रेशो में मिक्स हो रहे हैं? 3 और 4 के रेशो में जाएंगे, तो ये पहला वाला किस रेशो में जाएगा? 3 में। और दूसरा वाला किस में जाएगा भाई? 4 में जाएगा। पहला वाला किस रेशो में जाएगा? 3 के रेशो में जाएगा। दूसरा वाला किस रेशो में जाएगा? 4 के रेशो में जाएगा। तो बस अब ये 5 तिया 15 और 4 तिया 12। 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, गुणा करना है डायरेक्टली, तो ये आ जाएगा 15:30। और यहाँ देखो 4 तिया 12, 12 दूनी 24 रेशो 12 तिया 36। प्लस कर दे इसको, कितना आ जाएगा भाई? 39:66 आ जाएगा। 3 से काटो इसको, कितना आ जाएगा? 13:22 आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाना चाहिए सब लोगों को। ठीक है, 13:22 हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है सब लोगों को? उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर होगा सब लोगों को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? इन ए सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर ओ है। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD जो है वो क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या मतलब होता है? कि जो कि एक सर्कल होता है ना, सर्कल पर ही उस चतुर्भुज के चारों शीर्ष होंगे। ऐसा चतुर्भुज, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे जो वर्टिसेस हैं वो कहाँ होंगी? सर्कल के सर्कमफेरेंस पे होती हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसके सारे शीर्ष वृत्त की परिधि पर होते हैं उसको हम बोलते हैं चक्री चतुर्भुज। उसके आमने सामने कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है। अपोजिट एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो क्या क्या कहता जा रहा है, वैसे वैसे कर लो। एक ड्रॉ कर लिया मैंने, एक सर्कल बना लिया मैंने। क्या कह रहा है कि AC इसका डायमीटर बनेगा। ध्यान से समझना, जो जो चीज कह रहा है एज इट इज बनाते जाएंगे। AC डायमीटर बनेगा, तो मैं क्या करने वाला हूं? मैं AC को डायमीटर बनाऊंगा। मैं AC को डायमीटर बनाऊंगा। मैं इस तरीके से खींच लेता हूँ, बीच में से एक लाइन खींच लेता हूँ मैं। AC को मैं डायमीटर बना दूंगा। ठीक है भाई, सही नहीं आई है, इस तरीके से खींच लो। ठीक है, AC सेंटर O मान लो, ये C मान लो पॉइंट। ठीक है, ये A मान लो। AC हमारा डायमीटर होगा। आगे कह रहा है कि AB और DC जो कॉर्ड होंगी। अब यहां समझने वाली बात क्या होती है? बहुत सारे बच्चे C और D में लेकर कंफ्यूज होंगे। देखो B तो यहीं पे होगा, AB। AB तो इस तरीके से होगा, लेकिन D पीछे होगा, क्योंकि D और C को आप आगे बढ़ाओगे। D और C को आगे बढ़ाना है हम लोगों को। ठीक है, तो ये कहीं आगे इस तरीके से बढ़ेगा और ये कहीं आगे इस तरीके से बढ़ेगा, और ये दोनों जीवाएं जाकर किसी बिंदु पर, ये पॉइंट E जो दिया है यहाँ पर आकर मिल जाएंगी। ठीक है, कोण CAE जो दिया है वो 34 डिग्री दिया है। कोण CAE कितना दिया है? 34 डिग्री दिया है। और एंगल E जो दिया है वो हमको दिया है 30 डिग्री। अब यहां तक इतनी चीजें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब मैं समझाता हूं आप लोगों को क्या क्या और समझना है इस क्वेश्चन में। आप लोगों को दो तीन चीजें आप लोगों के दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। पहली चीज, कि अगर कोई सर्कल मुझे दे रखा है और इस सर्कल का मैं डायमीटर खींच दूं, अर्धवृत्त में बना हुआ जो कोण होता है, एंगल मेड सबटेंडेड इन अ सेमी सर्कल ऑलवेज 90 डिग्री होता है। अर्धवृत्त में बना हुआ कोण क्या होता है? हमेशा 90 अंश का होता है। दूसरा दूसरा स्टेप क्या है कि कोई अगर हमारे पास सर्कल है, कोई अगर हमारे पास सर्कल है, ठीक है, और ये कोई मैंने जीवा मान ली, कोई कॉर्ड है, ये जीवा इस सर्कल पे जहां कहीं पर भी कोण बनाएगी, वो सारे के सारे कोण कैसे होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। यानी कि अगर मैं आप लोगों से कहूं, इस जीवा ने, ये जो जीवा है, इस जीवा को मैंने एक्स वाई नाम दे दिया, ये यहाँ पर कोण बना रही है, तो ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये सारे आपस में कैसे होंगे? बराबर। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। यानी कि एक कॉर्ड जो है वो बराबर बराबर एंगल सबटेंड करती है। ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब देखो मैं क्या दिखाने वाला हूं तुम लोगों को। मैं ये दिखाने वाला हूं, देखो, कि अगर मैं इसको मिला देता हूं, ठीक है, तो ये अर्धवृत्त में बना हुआ कोण बन जाएगा 90 डिग्री। अगर मैंने इसको मिला दिया तो कितना मिल जाएगा? ये मुझे 90 डिग्री मिल जाएगा। क्लियर? अगर ये 90 होगा तो भाई ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बात होनी चाहिए यहां तक। और दूसरा काम मैं क्या कर रहा हूं? मैं इसको मिला देता हूं, इसको मिला देता हूं बी को डी से। मुझे पता कौन सा एंगल करना है? CBD, ये वाला एंगल निकालना है हम लोगों को। CBD, देखो ये एंगल निकालना है हम लोगों को। ठीक है, अब देखो कौन कौन से एंगल हम निकाल सकते हैं इजीली। देखो 90 और 30, 120, तो ये एंगल कितना आ जाएगा भाई? 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना। ये जो है एक जीवा है, इस जीवा ने यहाँ पे 34 डिग्री बनाया है, तो यहाँ पर भी 34 डिग्री बनाएगी, नहीं बनाएगी भाई? एक जीवा बराबर बराबर एंगल बनाती है, अभी बताया आप लोगों को। अगर ये 60 डिग्री का है तो ये 120 डिग्री आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। अब ये एंगल मुझे बताना है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा तुम लोगों का? 180 डिग्री माइनस 120 प्लस
34 डिग्री। ठीक है, अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा 180 माइनस 154 यानी कि 26 डिग्री जो होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, समझ रहे हो इस बात को? एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत समझने वाला क्यों है, क्योंकि कई सारी प्रॉपर्टीज को इसमें हमने यूज किया है। ठीक है, बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आ जाओ भाई। क्या कह रहा है? ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ये 12 दिन में कोई काम पूरा कर सकते हैं ए और बी मिलकर। बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 16 डेज। ए वर्क्स फॉर 5 डेज, बी वर्क्स फॉर 7 डेज एंड सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 13 डेज। ठीक है, अब देखो क्या क्या दे रहा है, पहले इन्फॉर्मेशन लिखो पहले अपने पास। ए और बी अगर मिलकर काम करते हैं तो इस काम को कितने दिनों में करेंगे? 12 दिन में। और अगर बी और सी मिलकर काम करते हैं तो इस दिन काम को करेंगे 16 दिनों में। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 48। इसकी एफिशिएंसी 4 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। उसके बाद कह रहा है कि ए इस पर कितने दिन काम करता है? 5 डेज वर्क करता है। ठीक है, बी इस पे कितने दिन काम करता है? 7 डेज वर्क करता है। और सी रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में निपटा देता है? 13 डेज में निपटा देता है। रिमेनिंग को कितने दिन में निपटा देता है? 13 में निपटा देता है। ठीक है अब मुझे क्या सोचना है एक्चुअली, देखो ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी पता है 4 है, बी और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी पता है 3 है। अलग अलग नहीं निकाल सकते, 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, नहीं निकल पाएगा। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए दिमाग में तुम लोगों के। तो मैं करूंगा क्या? तो करना क्या है आप लोगों को, ए और बी का कंबाइंड तो बना सकते हो ना। ए के पास यहाँ 5 दिन है ना, बी के पास यहाँ 7 दिन है, तो बी में से 5 माइनस कर दो और 5 कहाँ दे दो? बी के। ए के साथ लगा दो 5 दिन बी के। तो बी के पास यहाँ पे अब कितने दिन बच गए भाई? 2 दिन बचे हैं ना बी के पास। टोटल कितने थे बी के पास? 7 दिन थे, है ना। बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सी के पास यहाँ पर 13 दिन है, 13 में से मैं क्या करूंगा? सी के 2 दिन दे दूंगा यहाँ, और सी के पास यहाँ 11 दिन बच जाएंगे। ठीक है, तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा? देखो ध्यान से, ए और बी तो कंबाइंड करेंगे 5 दिन काम। ठीक है, बी और सी कंबाइंड काम करेंगे 7 दिन, सॉरी 2 दिन। कितने दिन काम करेंगे दोनों मिलकर? 2 दिन। और सी के पास बचेंगे 11 दिन, और टोटल काम कितना है अपना? 48 कंप्लीट हो चुका होगा हमारा। ये इक्वेशन बनेगी गाइस। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम्स में भी आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। इसको आप बहुत ध्यान से समझना, जब इस तरह की क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं तो इस तरह इसको कैलकुलेट करना होता है हम लोगों को, है ना। अब तुम देखो क्या करोगे, ए और बी दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं? 4 यूनिट, 4 इंटू 5 प्लस बी और सी मिलकर 3 गुणा 2, और सी कर रहा है 11 दिन काम, और टोटल काम है हमारा 48 यूनिट। ये कितना हो जाएगा? 20 और 6 26। तो सी के जो 11 दिन का काम आएगा वो कितना आएगा भाई? 22। 48 में से कितना माइनस कर दोगे? 26। 22 बचेगा यहाँ पे, तो सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 2 यूनिट। जो एक दिन में किया जाता है वो क्या होती है हमारी? एफिशिएंसी होती है ना। टोटल काम कितना करना है उसको? 48 यूनिट। तो 48 को अगर 2 के हिसाब से सी कंप्लीट करेगा तो कितने दिन में पूरा कर लेगा? 24 डेज में पूरा कर लेगा। अगर मैंने सी का निकाल दिया ना एफिशिएंसी, तो तुम ए बी सी किसी की भी निकाल सकते हो। पता ही चल गया होगा, सी की रख दोगे तो बी की भी निकल आएगी, ए की भी निकल आएगी, बी की रख दोगे तो तुम एक कॉन्सेप्ट को समझो बस, कि अगर अलग अलग तरीके से दिए होते हैं तो हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ता है, तरीके से उनको मिक्स करके जब हम आंसर निकाल सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ गई होगी सब लोगों के, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? ट्राइंगल एबीसी, ए बी इज इक्वल टू ए सी दे रखा है, यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, दूसरा डी इज ए पॉइंट ऑन बीसी, बीसी के ऊपर कोई पॉइंट डी है, बीडी 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ए बी 12 सेंटीमीटर दे रखा है, एडी 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सीडी की लेंथ पूछिए हमसे, सीडी की लेंथ पूछिए, निकाल देते हैं। पहले तो क्या करोगे? एक ट्राइंगल बना लेना, ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया हमने। ये पॉइंट लिया मैंने ए, ये पॉइंट मैंने लिया बी, ये पॉइंट मैंने लिया सी। ए बी और ए सी बराबर हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और ए बी की लेंथ दे रखी है 12, तो भाई ए सी की लेंथ भी कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। दोनों की लेंथ बराबर आ जाएगी, 12 12 आ जाएगी। क्लियर है? फिर क्या कह रहा है? एक डी पॉइंट है, तो कुछ इस तरीके से डी पॉइंट है, यहाँ पे कहीं भी डी पॉइंट मान लेते हैं, ये डी पॉइंट है, और बी से डी की जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और सी और डी की लेंथ पूछिए मुझसे, ये वाली लेंथ पूछिए सी डी की लेंथ। अब मैं क्या करने वाला हूँ ये देखो ध्यान से तुम लोग। मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। ये मेंस में आया क्वेश्चन है क्या? अभी ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया ई। ठीक है, पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया? ई। जब भी कभी आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, ठीक है, दोनों साइड बराबर होती है, और अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो इसको ये 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। ये बात क्लियर होनी चाहिए सबको, ये 2 बराबर हिस्सों में बंटता है कि नहीं बंटता? बंटता है, 2 बराबर हिस्सों में ही बंट जाता है। ठीक है,
अब देखो ध्यान से कुछ चीजें, ये वाली लेंथ जो होगी और ये वाली लेंथ जो होगी, ये आपस में बराबर होंगी। बताओ भाई, ये बात क्लियर है? ये दोनों लेंथ आपस में बराबर हो जाएंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। अब क्या करोगे, ध्यान से देखो, डीई की लेंथ को मान लो x। अगर ये x मान लिया तो यहां से यहां तक जो लेंथ होगी वो भी 5 प्लस एक्स हो जाएगी, क्योंकि ये वाली लेंथ कितनी हो गई, 5 प्लस एक्स हो गई है। ठीक है, ये x है गाइस, ये जो है ये x था, x। ठीक है, तो ये 5 प्लस एक्स है तो ये 5 प्लस एक्स हो जाएगी। एक बार ट्रायंगल किस में बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, एईडी में। ट्रायंगल एईडी में अगर मैं बात करूं तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, एडी बराबर 8 दे रखा है अपने को, है ना, 68 64 होते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक बार ट्रायंगल ए सी में ले लेना, कितना मिल जाएगा अपने को, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, देखो जरा, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 माइनस 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा देख लो जरा, 144 माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x मिल जाएगा अपने को। क्लियर बात है यहाँ तक सब लोगों को? इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, अब मुझे पता है ए की वैल्यू मिल गई दो जगह से, तो इसको बराबर रखना पड़ेगा। ए की वैल्यू को जब मैं बराबर रखूंगा मुझे क्या मिलेगा, देखो जरा ध्यान से, तो मुझे ये मिलेगा 64 माइनस एक्स स्क्वायर जो होगा उसकी वैल्यू मुझे मिलेगी 144 माइनस 21 कितने होते हैं भाई, 119 होते हैं, 119 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x मिल जाएगा। खत्म कहानी एक्स की, 64 और ये 119 कितना डिफरेंस आ जाएगा, 4 और 1 5, 55 की वैल्यू 10x आ जाएगी, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी भाई, 5.5। x की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी यहाँ से, 5.5। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 5.5। तो यहां से यहां तक की दूरी बताओ कितनी आएगी, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी, x प्लस 5 प्लस एक्स, कितनी मिल जाएगी, 5 प्लस 2x। यही अपना आंसर है गाइस, यही अपना आंसर बनेगा। तो 5 प्लस 2x कितना दे देगा अपने को भाई, 2x कितना देगा यहाँ से, 2x बराबर 11 हो जाएगा, 5.5 का दुगना, तो कितना आ जाएगा आंसर, 5 प्लस 11 कितना होता है, 16 सेंटीमीटर होता है। यही अपना आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, हो जाना चाहिए आप लोगों से, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। बताओ क्लियर है कॉन्सेप्ट, इस तरीके से हमने इसको किया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेन इज रनिंग बिटवीन लखनऊ एंड दिल्ली, लखनऊ और दिल्ली के बीच में चल रही है, 2 घंटे के बाद डिपार्चर के एक एक्सीडेंट से मिलती है, इसकी स्पीड 20% कम हो जाती है, जैसे ये दिल्ली 1 घंटा लेट पहुंचती है। अगर ये एक्सीडेंट 90 किलोमीटर आगे हुआ होता तो 40 मिनट ही लेट होती। अब ये एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन है, ठीक है, कैसे करते हैं इसको, आज कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। बहुत ही सिंपल है, जिनको आता है उनके लिए बहुत ईजी है, और जो लोग नहीं समझते इस कॉन्सेप्ट को तो उनके लिए फिर मुश्किल होता चला जाएगा, उतना ही मुश्किल होता चला जाएगा। तो जिनको आता है उनके लिए मैं, जो जिनको नहीं आता उनके लिए मैं कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ। पहले तो लखनऊ से दिल्ली तक की यात्रा करनी है हमको, ठीक है। ये फर्स्ट केस बना लेते हैं, ये लखनऊ है और इसको हम ले लेते हैं दिल्ली। आ रही है बात समझ में, लखनऊ और दिल्ली के बीच की दूरी है 2 घंटे हम चले यहाँ से यहाँ तक कहीं पहुंचे होंगे, यहाँ पे आके एक्सीडेंट हो गया भाई। जैसे ही एक्सीडेंट हुआ 20% स्पीड कम हो जाती है, 20% जानते हो ना कितना होता है, 1/5 होता है। ठीक है, 5 से वैल्यू 1 कम होकर 4 हो जाएगी, यानी कि जो स्पीड है वो धीमी हो गई, स्पीड 2 हो गई, स्पीड 2 कितनी हो जाएगी, 4। और ये दिल्ली पहुंचेगी 1 आवर लेट। कितने घंटे लेट हो जाती है, 1 घंटा लेट पहुंचेगी दिल्ली। लखनऊ से निकलते हुए हम दिल्ली सल्तनत की तरफ जा रहे हैं, नवाबों से होते हुए, ठीक है। एक्सीडेंट हो जाता है, सेकंड बनाओ भाई। सेकंड में क्या है कि दिल्ली, लखनऊ से दिल्ली जाना ही है अपने को, तो लखनऊ टू दिल्ली जाना है और ये दिल्ली है, ठीक है। अब एक्सीडेंट यहां नहीं होता है, अब एक्सीडेंट यहां से 90 किलोमीटर आगे होता है, ठीक है। यही तो कह रहा है 90 किलोमीटर के बाद एक्सीडेंट होगा। तो यहां पे जाके अगर एक्सीडेंट होता है तब हमारी जो स्पीड है फिर 4 हो जाएगी, 20% कम हो जाएगी पहले से। अगर 20% कम हो जाएगी, देखो ये जो टाइम स्पेन है, ये 90 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है यही पार्ट प्ले करेगा। इसी के कारण तो अब मैं 40 मिनट लेट हो रहा हूं। समझ रहे हो, कुछ बात नहीं समझ रहे? पहले मैं 1 घंटा लेट होता था क्योंकि मेरा एक्सीडेंट पहले हो जाता था और मेरी स्पीड यहीं से धीमी स्टार्ट हो जाती थी। अब मैं 40 मिनट बचाता हूँ, 1 घंटा पहले लेट होता था लेकिन अब कितना लेट होता हूँ, 40 मिनट। लेकिन डिफरेंस जो मुझे मिलता है वो मिलता है 20 मिनट का। डिफरेंस मुझे कितने मिनट का मिल जाता है, 20 मिनट का डिफरेंस मुझे
मिल जाता है। अब देखो हम क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। देखो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होती है, ये डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, समझ रहे हो सभी लोग, ये डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो अभी स्पीड तो 5 चल रही होगी ना, पहले पुरानी वाली स्पीड होगी। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड का उल्टा टाइम और टाइम का उल्टा स्पीड। तो देखो यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा अपने को 5, और यहाँ पर टाइम कितना होगा अपना 4। स्पीड का उल्टा टाइम हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट पकड़ना होता है आप लोगों को जब भी ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएंगे, ठीक है। तो टाइम जो है 5 से पहुंच रहा है 4 पे, टाइम में डिफरेंस जो है t2 माइनस टी1 अगर मैं करूं तो 5 माइनस 4 यानी कि टाइम का डिफरेंस है 1, जो कि एक्चुअली कितने के बराबर है, 20 मिनट के बराबर, जो हम लेट जल्दी पहुंचे। तो एक की वैल्यू अगर 20 मिनट है, मुझे क्या बताना है, स्पीड ऑफ ट्रेन बतानी है। तो स्पीड तो भाई ये एक्चुअल तो स्पीड ये है ना, तो यहां से बताओ ये टाइम कितना है 4, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 20 इंटू 4 यानी कि 80 मिनट। 80 मिनट का सफर अगर मैं तय करूं तो मैं 90 किलोमीटर चला जाता हूं, है ना। तो 80 मिनट में अगर मैं 90 जाता हूं तो भाई 60 में मैं कितना जाऊंगा, यही कैलकुलेट करा रहा है। तो 90 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 60 कर देना, 20 से 4 बार, 20 से 3 बार, यानी कि 270 बाई 4 कितना आ जाएगा, 67.5 आ जाएगा, साफ दिख रहा है, किलोमीटर पर आवर, जो कि हमारी स्पीड आ जाएगी। 67.5 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड आ जाएगी। उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर हो गया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ ये क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को कॉन्सेप्ट। अगर अगर क्लियर नहीं हुआ है, अगर क्लियर नहीं हुआ है तो 2-3 बार रिपीट करके देखिए, जो बताया है समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट कौन सा काम में आया है, जहां डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो टाइम का उल्टा स्पीड और स्पीड का उल्टा टाइम हो जाता है, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मर्चेंट है, उसने 2 ट्रांजिस्टर खरीदे और उसकी कॉस्ट कितनी आई, 480 रुपए। पहले को उसने 15% के लॉस पे बेचा है, दूसरे को उसने 19% के गेन पे पहुंचा है, लेकिन देख रहा है सेलिंग प्राइस दोनों ट्रांजिस्टर्स के बराबर है। जहां पर सेलिंग प्राइस बराबर हो गए, आसान हो गया, चाहे कॉस्ट प्राइस बोल दे चाहे सेलिंग प्राइस बोल दे, इनमें से कुछ भी चीज अगर बोल दे ना, सेम हो गई, इक्वल हो गई, तो हमारे लिए काम आसान है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक तरफ सीपी लिखूंगा मैं, एक तरफ मैं एसपी लिखूंगा। पहले 15% का लॉस हो रहा है, 15% होता है 3/20। तो 20 रुपए की चीज जो है उस पे कितने का लॉस लोगे, 3 का लॉस ले लोगे, कहां पहुंच जाओगे, 17 पे। दूसरे में कह रहा है कि 19% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 19% क्या हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 19 तो वैसे भी भाई प्राइम नंबर है, तो इसके लिए तो मैं सीधा 100 ले लूंगा उसको। 100 पे कितने का प्रॉफिट लोगे, 19 का, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई 119। क्या कह रहा है हमसे कि सेलिंग प्राइस इक्वल है, सेलिंग प्राइस दोनों में कैसा है, समान। समान कर लो इसको, ये 119 और 17 में क्या एलसीएम होता है, 17 सत्ते 119, तो इधर भी 7 से मल्टीप्लाई कर देना। 20 सत्ते कितने होते हैं 140, और 17 सत्ते कितने होते हैं 119। सेलिंग प्राइस सेम हो गया। कह रहा है कि जो लोअर्ड प्राइस ट्रांजिस्टर है उसकी कॉस्ट बतानी है। इन दोनों को ऐड कर लो यार, इनको ऐड करोगे तुम्हें कितना मिलेगा, 240 रुपीज कॉस्ट प्राइस, जो कि 480 रुपए दे रखी है। एक की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2। लोअर्ड प्राइस कौन सा है, 100, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 100 इंटू 2 कर दें, कितना आ जाएगा भाई 200, खत्म क्वेश्चन। कुछ भी नहीं है, इस तरीके से करना है सॉल्व, कुछ भी नहीं बचेगा क्वेश्चन के अंदर, यू कैन इजीली सॉल्व इट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन माइनस टेन थीटा अपन 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 है। अब देखो यहाँ पर तुम वैल्यू पुट करके देख सकते हो, मान लो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री ले लिया मैंने, ठीक है, थीटा 30 डिग्री ले लेता हूँ मैं, ठीक। 30 डिग्री अगर पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, चेक करके देखो, 1 माइनस 1/√3 डिवाइड बाई 1 माइनस √3, और इसका होल स्क्वायर मिलेगा भाई, प्लस 1 मिल रहा है। अब देखो ध्यान से कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ, √3 माइनस 1/√3 डिवाइड बाई 1 माइनस √3, इसका होल स्क्वायर मिल रहा है अपने को, प्लस 1। अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा -1 टाइम चला जाएगा, और इसका स्क्वायर अगर तुम करोगे तो तुम्हें कितना मिल जाएगा, 1/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा भाई, ये 4/3। आ रही है बात समझ में, तेजी से करना है सब कुछ। 4/3 कहाँ पे मिलेगा, मुझे बस ये चेक करके बता दो। कोसेक स्क्वायर 30 कोसेक 30 कितना होता है, 2 टू द 4 होता है, यहाँ तो मिलेगा नहीं। यहाँ कितना मिलेगा भाई, सेक स्क्वायर 30 कितना होता है, सेक 30 कितना होता है भाई, √3/2 होता है ना, या 2/√3 होता है, 2/√3 होता है ना। इसका होल स्क्वायर कितना मिल जाएगा भाई, 4/3, यही आंसर होगा। साइन 30 कितना होता है, 1/2, ये 1/4 मिलेगा, ये मिलेगा 3/4। तो ना तो ये ऑप्शन बनेगा ना ये ऑप्शन बनेगा, हमारे पास ऑप्शन कौन सा बनेगा, बी ऑप्शन। जल्दी से सॉल्व करके निकल जाएंगे आगे, क्लियर है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है,
प्राइस ऑफ ए पीस ऑफ डायमंड चेंजेस अकॉर्डिंग टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। देखो जो प्राइस है वो प्रोपोर्शन में है वेट के स्क्वायर के, ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। इफ ए डायमंड ऑफ रुपीज 5184 रुपीज इज कट इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में इसको कट किया गया है, इन सच ए वे दैट द वेट ऑफ दीज पार्ट्स आर 1:2:3, वेट के अकॉर्डिंग इसको कट किया गया है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि काटने के बाद कितना लॉस होता है इसको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ईजी है, बहुत ध्यान से समझना बस। देखो अगर मैं कहूं मेरे पास एक डायमंड का टुकड़ा है, मेरे पास एक डायमंड का टुकड़ा है, इस डायमंड के टुकड़े को मुझे ब्रेक करना है, तो ये 1:2:3 में कर दिया मैंने। ये 1 ग्राम का है, ये 2 ग्राम का, ये 3 ग्राम, भार के अकॉर्डिंग मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अगर मैं देखूं तो ये टोटल मेरा था 6 ग्राम का, ठीक है। अब प्राइस को देखूं मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है भाई, वेट के स्क्वायर के, यानी कि इसका प्राइस कितना बनेगा 6 स्क्वायर, यानी कि 36 होना चाहिए, ठीक है। तो 36 की वैल्यू दे रखी है मुझे, टोटल प्राइस जो 36 है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 5184 रुपीज, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब ये क्यों कह रहा है कि लॉस होगा काटने के बाद हमको, तो लॉस तुम साफ देख सकते हो कि लॉस क्यों होगा तुम्हें, देखो क्या रीजन है। इसका प्राइस कितना बनेगा 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 मिलेगा। इसका प्राइस कितना बनेगा 2 का स्क्वायर 4 होता है। इसका कितना मिलेगा 9। देख रहे हो हमको कितने रुपए मिलेंगे अब 14, पहले 36 अब 14, कितना डिफरेंस हो गया 22 का। यही लॉस है अपना, यही क्या होगा हमारा लॉस होगा गाइस। ये चीज अगर आपने पकड़ ली तो बस काम आसान हो गया आपके लिए। यहाँ लॉस हमें कितने का हो रहा है 22 का लॉस होगा यार, ठीक है। तो 36 की वैल्यू अगर 5154 है तो 22 की वैल्यू कितनी होगी चेक करते हैं चलो। 5184 डिवाइड बाई 36 मल्टीप्लाई बाई 22 कर दिया। देखो कैसे निकलेगा आसानी से, 18 से 2 बार, 18 से 2 बार 8 बार, 8 बार 288 बार कटेगा। 18 दूनी 36, बिल्कुल सही है। 2 से काटो, 2 से कितनी बार कट जाएगा 11 बार। तो देखो भाई कितना आएगा, 11 8 88 होते हैं, 88 और 8 96 हो जाएंगे। तो 31680 हो सकता है, 68 आ रहा है तो बाद में 11 दूनी 22 और 9 कितने हो जाएंगे 31। कितने रुपए आंसर आ गया अपना, क्लियर है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी, तो कर सकते हो आप इजीली, इसमें कुछ भी नहीं है। प्राइस जो है वो वेट के स्क्वायर के अकॉर्डिंग उसके समानुपाती है, ठीक है, प्रोपोर्शन में चल रहा है। क्लियर बात है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सर्कल ए बी एंड सी डी डी सी आर टू कॉर्ड, ठीक है, ए बी एंड डी सी आर प्रोड्यूस्ड, दे मीट एट पी। दो जीवाएं हैं ए बी और डी सी और वो पी तक मिला दी जाती है, ठीक है। चलो करते हैं इसको सॉल्व। तो ये कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा भाई, ठीक है। ये बना लिया हमने, ए बी है और एक ये है, बाहर एक बिंदु पे मिल जाएंगे, ए बी है और डीसी बोल रहा है, डीसी ध्यान रखना, डीसी एक बाहर एक बिंदु पी पे जाके मिल जाएंगी। पीसी की जो वैल्यू दे रहा है यहां से यहां तक की जो वैल्यू दे रहा है वो दे रहा है 5.6, ठीक है। पीबी की जो वैल्यू दे रहा है, पीबी की जो वैल्यू दे रहा है वो 6.3 दे रहा है, ठीक है। ए बी दे रहा है 7.7, ठीक है। सीडी की लेंथ हमसे पूछ रहा है, ये वाली लेंथ, इस लेंथ के बारे में हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। इसको मैंने एक्स अज्यूम कर लिया, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 5.6 प्लस एक्स हो जाएगी ये ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी भाई 14 हो जाएगी टोटल, ठीक है ना। कुछ चीजें समझ लो, अगर दो कॉर्ड इस तरीके से जाके पी पॉइंट पे मिल रही हैं और ये अगर ए और बी है और ये सी और डी है ना, तो पी ए इंटू पी बी जो होगा वो पी सी इंटू पी डी होता है। ये बहुत सिंपल सी कॉर्ड की एक प्रॉपर्टी होती है जो सबको पता होती है मोस्टली, फिर भी मैंने आप लोगों को बता दी है, यहाँ पे ध्यान रखना है इसको, है ना, ये यूज होगी यहाँ पे। अगर इसको यूज कर लोगे तो आंसर तुम लोगों का आ जाएगा, है ना। क्या करना है हम लोगों को, पी ए इंटू पी बी कितना हो जाएगा 14 इंटू 6.3 इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी कितना हो जाएगा 5.6 इंटू 5.6 प्लस एक्स। तो ये पॉइंट्स हटा सकते हैं हम, 14 चौके 56 हो जाएगा। तो 63 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 5 चौके 20 और 6 चौके 24, 20.4 आ जाएगा ये, प्लस 4x आ जाएगा, 22 निकल जाएगा 40 बनेगा। कितना आ जाएगा भाई 40.6 आ जाएगा, 22 निकाल दोगे मिलेगा 41, 0.4 निकाल दोगे 40.6 और ये वैल्यू कितने के इक्वल है 4x के, तो 40 से 10.15 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन। कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए, जिस तरीके से कर रहा हूँ 20-20 सेकंड में 10-10 सेकंड में आना चाहिए समझ में। वैसे तो
इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं होती पेपर में, जल्दी से जल्दी अपना क्वेश्चन निपटाओ और आगे बढ़ जाओ। समझ रहे हो मेरी बात? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि हमसे विजय कैन डू ए पीस ऑफ वर्क। जो विजय है, विजय किसी कार्य को जो है 24 दिन में पूरा करता है। राकेश 30 दिन में करेगा। राकेश 30 दिन में करता है इस काम को। और विनोद 40 दिन में करता है। और विनोद जो है वो कितने दिन में करता है इसको? 40 डेज में करता है। विजय एंड विनोद वर्क फॉर 4 days and handed it to Rakesh. Rakesh worked for some days and handed it again to Vijay and Vinod and 6 days before completing the work. ठीक है, राकेश ने कितने दिन काम किया? अब देखो इस क्वेश्चन को अगर तुम समझ पाओगे तो ज्यादा समय नहीं लगेगा तुम लोगों को। क्यों? उसका रीजन बताता हूँ। देखो पहले तो इनका एलसीएम निकाल लो, कितना आ जाएगा? 120। इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 24 पंजे 120 होते हैं, 30 चौके 120 होते हैं और 40 तिया 120 होते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी निकाल ली। अब ये देखो तुम लोग कि विनोद और विजय, विजय और विनोद, विजय और विनोद टोटल कितना काम कर रहे हैं? विजय और विनोद को अगर मैं देखूं तो इन लोगों ने टोटल कितने दिन काम किया है? विजय और विनोद ने टोटल कितने दिन काम किया है ये चेक करो पहले। इन लोगों ने देखो 4 दिन तो स्टार्टिंग में काम किया था, 4 डेज, और 6 दिन बाद में काम किया, तो 10 दिन काम किया इन लोगों ने। 10 दिन का इनका जितना काम होगा वो निकाल दो, बाकी का काम कौन करेगा? राकेश करेगा। समझ गए बात को? तो बस 10 दिन का काम इनका निकाल लेते हैं। 5 और 3 8, दोनों मिलके कितना करते हैं? 8। और कितने दिन काम करेंगे? 10 दिन। कितना यूनिट कर लेंगे भाई? 80 यूनिट्स कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है, अगर 80 यूनिट इन्होंने कंप्लीट कर लिया है तो काम कितना बचा है हमारे पास? टोटल 120। 120 में से 80 निकालना, हमारे पास काम कितना बचा है भाई? 40 यूनिट्स। और ये 40 यूनिट्स कौन करेगा? राकेश। राकेश एक दिन में कितना करता है? 4 यूनिट। तो 40 को कितने से डिवाइड कर दोगे? 4 से। आंसर कितना आ जाएगा भाई? 10 डेज। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सेशन पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। और जिन लोगों को ज़रूरत है वास्तविकता में, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये आपका अपना चैनल है, आप उनको शेयर करिए, उनको हर तरह की मदद मिलेगी यहाँ से। यूपीएससी के लिए जो मदद चाहिए वो हम करते ही हैं। एसएससी या यूपीएसआई, इनके लिए जिनको भी है तो आप रिकमेंड करिए अपने साथियों को। अगर आप यूपीएससी वाले हैं तो एसएससी वालों को रिकमेंड करिए कि भाई यहाँ से पढ़ें, क्योंकि उनके लिए हम इस तरह का मटेरियल अवेलेबल करवा रहे हैं उनको। अगर ये 1 डेढ़ महीने उन्होंने ये क्लास कर ली जो मैं दे रहा हूँ, तो निश्चित बात है उनका मार्क्स का जो स्तर बढ़ जाएगा अपने आप। समझ रहे हो बात को मेरी को? तो भाई अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।